हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे पैट के एग्ज़ाम को लेकर। आज फिर मैं आपके सामने एक 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं पैट के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखिए। तो हाँ, देखिए पीडीएफ के लिए, रीजनिंग की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग विद सोविंदर सिंह। टेलीग्राम पर जाइए, इसे सर्च करिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कम समय है हमारे पास, तो एक प्रॉपर समय के साथ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से पढ़िए जरा क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। क्या होगा भाई इसका आंसर? ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? यह आपको करना है। फटाफट आंसर करिए जरा, मुझे बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर बिना किसी देरी के। बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी जो शुरुआत होती है वो हम शुरू करते हैं मेरे से। मेरे यानी कि यहां से जो शुरुआत होती है, पुरुष का परिचय दिया जा रहा है और इशारा कौन कर रहा है? स्त्री। ठीक है, तो ये जो स्त्री है ना, ये वही है जो ये कह रही है मेरी। ठीक, तो यहां से शुरू करते हैं हम मेरी। इनको हम एक नंबरिंग दे सकते हैं। कैसे नंबरिंग दे सकते हैं भाई? इस तरीके से आप नंबरिंग देके इसको सरल बना सकते हैं। जैसे मेरे के ऊपर लिख दिया 1, माँ 2, माँ के भाई 3, भाई के पिता 4, पिता के पुत्र 5 और पुत्र का पुत्र 6। ऐसे बनाइए। एक नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है जो किसी का परिचय देता है या किसी को इंट्रोड्यूस करवाता है या किसी की तरफ इशारा करता है, और लास्ट नंबर उस शख्स को रिप्रेजेंट करता है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों के। आइए शुरू करते हैं ऐसे ही। तो मेरी कौन है यहाँ पर? एक स्त्री है, तो स्त्री बनाइए। हम जानते हैं कि अगर मेल हुआ तो हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर फीमेल हुआ तो सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होगा। मेरी 1 नंबर, मेरी माँ 2 नंबर, माँ के भाई 3 नंबर, भाई के पिता ऊपर जाएंगे 4 नंबर, और पिता के पुत्र, तो पिता के पुत्र तो ये भी हो सकते हैं या इनके अलावा कोई और भी हो सकता है ना। तो हम फिलहाल इनको ही मान लेते हैं, पिता के पुत्र और पुत्र का पुत्र। ये आ गया। 1 नंबर उसको दिया जाता है जो इशारा करता है, यानी कि ये वो स्त्री है जिसने किसका परिचय कराया है? पुरुष का। ये वो पुरुष है जिसका परिचय कराया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो पुरुष क्या कहेगा भाई? इसको देख लीजिए आप लोग। कहेगा, यहां पर तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों का रिलेशन अगर हम चेक करें तो ये है इनके पिताजी और ये पिताजी की बहन, या इनकी बुआ हो गई और ये बुआ की बेटी फुफेरी बहन हो गई। और अगर इनकी बात करें तो ये इनके मामा, और मामा का बेटा कौन होता है? ममेरा भाई। मामा का बेटा कौन होता है? ममेरा भाई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है भाई? ममेरा भाई इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या उत्तर है इसका? ममेरा भाई इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है कोडिंग डिकोडिंग से। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पैट के एग्जाम में निश्चित ही कोडिंग डिकोडिंग से आने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फैंटा को क्या लिखा गया? ये लिखा गया है। और स्प्राइट को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है भाई। तो उसी कोड भाषा में
रिफाइन को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। आपको करना ये है कि आपको सोचना है कि फैंटा को ये कैसे लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं FANTA फैंटा, और फैंटा का कोड क्या है भाई, देखो 18342603। बहुत ध्यान से देखिए, फैंटा को लिखा है। अगर मैं इनके कोड लिखूं, इनके जब भी देखा जाए कि किसी भी शब्द को उनके नंबर से कोडित किया जा रहा है तो आप उनकी पोजीशन वैल्यू जरूर लिख रहे हैं उनके पास। इनको लिखिए 6, इसका वैल्यू होता है 1, इसका होता है 14, इसका होता है 20, इसका होता है 1। और अगर हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हर एक की गुणा 3 से हो रही है। 3 से गुणा कर दो, देखो 6 तिया 18, 1 तिया 3, 14 दून 14 तिया 42, तो देखो 18 3 42, 20 तिया 60, 1 तिया 3। जो भी यहां पर अल्फाबेट्स है उनकी गुणा 3 से हो रही है। तो अगर मैं यहां देखूं तो R का मतलब होता है 18। कितना मतलब होता है 18, 18 तिया 54, तो 54 तो भाई यहाँ पर भैया यहाँ पर भी है, ठीक है। 1 5 5 तिया 15, तो 54 मिल गया। और 54 के बाद 15 किस में मिल रहा है, 54 के बाद 15 मिल रहा है डी ऑप्शन में, इसमें तो नहीं मिल रहा है। या तो ये उत्तर होता है या तो इसकी 3 से गुणा कर दो सब में, 5 तिया 15, देखो यहाँ भी 15 मिल रहा है। एन होता है 14, 14 तिया 42, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अभी, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए भाई। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 16 अगस्त 1947 को रविवार था, 16 अगस्त 1947 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल ऐसा भी एक क्वेश्चन कैलेंडर का आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमसे कहा जा रहा है कि 16 अगस्त और 1947 को रविवार है। क्या है भाई, रविवार है। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा पेन टफ कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट ईयर का डिफरेंस, आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी बीच का गैप होता है हम उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज को काउंट करते हैं, यानी कि विषम दिनों की संख्या को ज्ञात करते हैं। और जितने भी विषम दिन आते हैं उतने ही दिन से दिन आगे बढ़ जाता है। अगर बीच के विषम दिन 0 आए तो दिन वही रहेगा जो है, और 1 विषम दिन आया तो आंसर सोमवार होगा, 1 जुड़ जाएगा। 2 विषम दिन आया तो मंगलवार हो जाएगा। इस तरीके से विषम दिन काउंट करने होते हैं। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट ईयर का डिफरेंस बनाना है। तो देखो 16 अगस्त 1947 से शुरू करके मुझे 1 जनवरी 2017 तक जाना है। अब 2017 में तो मुझे अगस्त तक नहीं जाना ना, तो मुझे अगस्त तक जाके एक प्रॉपर गैप बना लेना है। तो मैं यहां लिखता हूं 16 अगस्त और यहां लिखता हूं 2016। अगर मैं 16 अगस्त 1947 से 16 अगस्त 2016 तक जाता हूं तो मेरे पास एग्जैक्ट ईयर का डिफरेंस बन जाएगा। कितने ईयर का डिफरेंस होगा अभी, 50 और 3 53, 53 और 16 होता है 69। तो ये जो गैप है ना 16 अगस्त 1947 से 16 अगस्त 2016 तक, ये 69 ईयर्स का गैप है। अब इन 69 ईयर्स में आपको निकालने हैं, क्या निकालने हैं भाई, विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए आप इस बीच में जितने भी लीप ईयर आए आप लीप ईयर चेक कर लीजिए। एक तरीका है लीप ईयर चेक करने का, आप गिनिए 47 के बाद कब आएगा लीप ईयर, भाई 48 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख के दिखा दूं, देखो 48, 52, 56, 60, 64, 68, ठीक है, 72, 76, 76 के बाद 80, देन 84, देन 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14,
14 और 4 18, कितने लीप ईयर आ गए 18। तो अगर हम यहाँ 18 जोड़ दें और इस सबको 7 से भाग दे दें तो 18 जोड़ने के बाद कितना बनेगा भाई, 18 अगर हम जोड़ दें तो कितना बनेगा, ये 2 कम है, ये कम है 3, यानी कि अगर 20 में से हम 3 कम कर देते हैं तो ये बनेगा आपके सामने 87। और 87 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा फाइनली 17, और ये निकल के आएंगे हमारे पास 3 विषम दिन। कितने विषम दिन निकल कर आ गए, 3 विषम दिन निकल कर आ गए हैं। एक तरीका और है, अगर आप ऐसे काउंट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं भाई, यहाँ क्या लिखा है देखो 1947, तो आप इसके जस्ट अगला वाला लीप ईयर लिखिए 1948, दिख रहा है सबको, 1948 लिख लिया। मैं कलम इसको वाइट कर लेते हैं, यहाँ लिख लिया आपने 1948, ठीक। और यहाँ क्या 2016, इसके भी अगला लीप ईयर लिखिए 2000। अब चेक करिए गैप कितने वर्षों का है। अब आप देखो 52 और 20 72, जो भी गैप आया है वो आप 4 से भाग दे दो 18 लीप ईयर आ गए। ये शॉर्टकट है निकालने का, ठीक है। जो भी विषम दिन, जो भी लीप ईयर निकालने हैं, अगर लंबी ड्यूरेशन दी गई है तो इनके अगले वाले लीप ईयर को लिख लीजिए, 1947 के बाद 1948 और 2016 के बाद 2020 लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो लीप ईयर आ गए और इनके बीच का गैप करा तो 72 आए, 72 को जब 4 से भाग दिया तो 18 लीप ईयर आ गया। 18 जोड़ने के बाद 87 प्राप्त होता है, तो 3 विषम दिन आ गए। ये विषम दिन प्राप्त हुए हैं इन 69 वर्षों में, इन 69 वर्षों में। अब आपको क्या करना है, 16 अगस्त से 1 जनवरी 2007 तक जाना है। अब 16 अगस्त से जैसे मैं 1 जनवरी 2017 तक की तरफ बढ़ूंगा तो 3 विषम दिन तो ऑलरेडी हैं। अब देखो अगस्त में कितने विषम दिन, कितने दिन शेष बचे हैं, 16 के बाद 15, और 15 दिनों को अगर 7 से भाग देंगे तो जितने भी दिन है आप 7 से भाग देते चलो। अगस्त में 1 विषम दिन आएगा क्योंकि 15 दिन। अगस्त के बाद सितंबर में होते हैं 30 का मतलब 2 विषम दिन है। सितंबर के बाद आता है आपके सामने अक्टूबर, अक्टूबर में 3 होंगे, नवंबर में 2 होंगे, दिसंबर में 3 होंगे और जनवरी का 1 विषम दिन होगा। इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो या 7 के पेयर बनाओ और हटा दो, ठीक है। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 2 और 2 4, 4 3 7, बचा कितना 1। ओवरऑल हमारे पास कितना विषम दिन आया, 1 विषम दिन आया है। और 1 विषम दिन जुड़ने के कारण रविवार में अगर 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा भाई, रविवार में 1 जोड़ दें आंसर बनेगा सोमवार। रविवार में 1 जोड़ दें तो आंसर क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमारे पास विषम दिन 1 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है भाई, 1 प्राप्त हुआ है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, गुर्दा दिया है, हृदय दिया है, मस्तिष्क दिया है, थायराइड ग्रंथि दी है और यकृत दिया है। ये सारी 5 चीजों के नाम दिए गए। इनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको सेट करना है। जरा करके बताइए मुझे कि आप कैसे सेट करोगे इन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर हम देखें तो हम भाई मस्तिष्क को नंबर 1 पे लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं, मस्तिष्क को नंबर 1 पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब मस्तिष्क का नंबर कितना है, 3। सबसे ऊपर क्या होगा, यानी कि हमें टॉप टू बॉटम चलना है या बॉटम टू टॉप चलना है। अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम में कौन आएगा, पहले मस्तिष्क आएगा। अब मस्तिष्क तो नंबर 3 पर है तो सब में नंबर 3 है। मस्तिष्क के बाद क्या आएगा हमारे पास, थायराइड ग्रंथि आएगी, तो 3 से 4 में बन गया। बाकी बताइए जरा, आप पता करके जरा, 1 मिनट में आया, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
हो गया भाई। चलिए आइए बताइए जरा मुझे। तो सबसे नंबर 1 पर क्या आएगा भाई? मस्तिष्क आएगा। मस्तिष्क के बाद क्या आएगा? थायराइड ग्रंथि आएगी, क्योंकि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। थायराइड ग्रंथि आएगी। उसके बाद क्या आएगा? बस हमारे पास हार्ट आएगा। तो आपके पास मिला 3, 3 के बाद मिला मस्तिष्क के बाद मिला थायराइड, 3 से 4, और 4 के बाद मिला हृदय यानी कि 2। 3 4 2, 3 4 2 देखो कहाँ पर है? 3 4 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ पर है? 3 4 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब बचे इन दोनों में आपको चेक करना है भाई। अब आपके पास देखना गुर्दा पहले आएगा या यकृत पहले आएगा, गुर्दा पहले आएगा या यकृत पहले आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप बताइए जरा मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका भी? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। ये है ऑर्डर सीक्वेंस का क्वेश्चन। एक पंक्ति में मनोरम दाएं से 20वें स्थान पर है, मनोरम दाएं से 20वें स्थान पर है और कांता बाएं से 10वें स्थान पर है। अगर दोनों के स्थानों को आपस में बदल के एक दूसरे के स्थान बदल दिए जाते हैं तो उसके बाद मनोरमा दाएं से 25वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं? जरा लीजिए आप 5-10 सेकंड लीजिए और करने की कोशिश करिए जरा फटाफट। आइए देखिए, चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। आप ऐसे समझिए, देखिए इसको करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये है, जब भी ऑर्डर सीक्वेंस में पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आता है तो आपको करना ये है कि जिसकी पोजीशन में चेंज आता है उसकी पोजीशन, तो किसकी पोजीशन में चेंज आया भाई? मनोरमा की जो पोजीशन है मनोरम की, वो दाएं से 20वीं है और पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद उसकी पोजीशन यानी कि मनोरम की पोजीशन कितनी हो जाती है? 25वीं। तो चेंज कितना हुआ है? 5 का। तो इसकी नई पोजीशन, तो यानी कि नई पोजीशन कितनी हो गई? D बराबर 25 प्लस दूसरे वाले की पोजीशन कितनी थी? 10, तो प्लस 10 कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया? 35। यानी कि हमारे पास टोटल जो पोजीशन काउंट हैं वो कितने हैं? 35 हैं। और हम एक संख्या निकालने के लिए, यानी कि यहाँ कह रहा है पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो भाई महिलाओं की संख्या निकालने के लिए एक माइनस कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 34 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 34 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आ जाएगा? रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। पोजीशन इंटरचेंज के सवाल के अंदर जिसकी पोजीशन में चेंज आता है उसको लिखिए और दूसरे वाले की ओरिजिनल पोजीशन लिखिए जो पहले थी। तो 25 और 10 35 माइनस 1, आंसर कितना हो गया? 34 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन है। करिए जरा सॉल्व इसको। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि ये 170 नहीं, ये दिया हुआ है √170, √170 दिया है। फटाफट करिए भाई। ठीक है, बताइए जरा करके उत्तर क्या होगा इसका। बहुत बढ़िया।
शाबाश। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु J बिंदु M के 12 मीटर पूर्व में है। बिंदु J 12 मीटर M के, देखो यहाँ स्पेस तो है नहीं है भाई, तो इसके लिए हम जो है ना अलग से एक स्लाइड ले लेते हैं और एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे। बिंदु J बिंदु M के 12 मीटर पूर्व में है, तो यहाँ से हम स्लाइड यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता रहेगा और ऐसे हम करते रहेंगे, ठीक है। बात क्लियर है भाई। तो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु J जो है ना, बिंदु J बिंदु M के, बिंदु M जहां पर है M के 12 मीटर पूर्व में है, इतना हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बिंदु J, ये रहा बिंदु J, बिंदु J ये रहा, और ये कहां पर है, 12 मीटर पूर्व में है M के, ये 12 मीटर M के पूर्व में है। इतना बना दिया मैंने। इतना बनाने के बाद में अगली लाइन पढ़ता हूं। बिंदु B, भाई देखो J और M की बात हो रही है, बिंदु B और V की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, तो इनको हम अलग से बाद में करेंगे। बिंदु B बिंदु V के 7 मीटर पूर्व में है। फिलहाल इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और अगली लाइन कह रही है बिंदु J बिंदु H के 10 मीटर पश्चिम में है। बिंदु J जो हमने बनाया है वो H के 10 मीटर पश्चिम में है, तो पश्चिम में बना दीजिए। J ये रहा, H के 10 मीटर पश्चिम में है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन भी कवर हो गई हमारी, ठीक। बिंदु L और X की बात हो ही नहीं रही है अभी, इसको छोड़ देते हैं अभी। बिंदु H से रिलेटेड फिर आ गया। बिंदु H बिंदु G के 15 मीटर उत्तर में है, यानी कि बिंदु H जो हमने बनाया था, H जो बनाया है वो G के 15 मीटर उत्तर में है। बिंदु H जो है G के 15 मीटर उत्तर में है, तो भाई H ये रहा और G यहाँ पर है, तो G के 15 मीटर उत्तर में है बिंदु H। ऐसे बना दिया हम लोगों ने, बढ़िया है। चलिए अगली लाइन पर पढ़ते हैं। अगली लाइन कह रहा है बिंदु G बिंदु L के 7 मीटर पूर्व में है। L से 7 मीटर पूर्व में है बिंदु G, तो बिंदु G ये रहा, ये 10 मीटर है यहाँ तक, ये 10 मीटर है, तो ये 7 करने के लिए यहां पर लेंगे हम किसके, L के 7 मीटर पूर्व में है, तो इसको 7 मीटर लिख दिया भाई, 7 मीटर, ठीक है। ये 3 बच गया, ये कितना बच गया, ये बच गया 3 मीटर। अगर यहां से हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन कह रहा है बिंदु X बिंदु B के 8 मीटर उत्तर में है, तो B और X का तो आया नहीं, लेकिन हमने किस पॉइंट को मिस करा था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला। तो देखो बिंदु L बिंदु X के 19 मीटर दक्षिण में है। बिंदु L जो हमने बनाया है वो बिंदु X के 19 मीटर कहां पर है, दक्षिण में है, तो दक्षिण में बनाइए। ये रहा L, ये X के, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो 15 है, इससे कितना ऊपर जाएंगे हम, 4 ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे तो बनेगा ये 15 हो गया, और ये कितना बचा, 4, ये 4 मीटर, और ये बन गया हमारा X। अब X से हम रिलेट कर लेंगे और चीजें, जैसे ये रहा, क्या था X, ये रहा बिंदु X बिंदु B के 8 मीटर उत्तर में है। बिंदु X का है, बिंदु B के 8 मीटर उत्तर में है, बिंदु B के 8 मीटर, देखो 4 ये रहा और 4 और ले लेते हैं, तो इसका मतलब बिंदु B यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया, 4 मीटर। बिंदु B के 4 मीटर उत्तर में है, बना दिया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। एक लाइन ये रही, बिंदु B जो है वो बिंदु V के 7 मीटर पूर्व में है, V के 7 मीटर में है, यानी कि बिंदु B के, तो 4 यहां आ गया, 3 यहां से ले लेते हैं, तो ये हो गया बिंदु V 7 मीटर पूर्व में है। बन गया, सारे पॉइंट बन गए, अब कोई पॉइंट रहा नहीं है मुझे लगता है। और ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी हो चुका है। तो कह रहा है V और L के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है, V और L के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, V और L के बीच न्यूनतम दूरी, तो ये रहा V, ये रहा L, इनके बीच न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं 7 मीटर हो चुका है, और ये टोटल कितना था, 15 में से 4 निकाल दो बच्चा 11,
11। अगर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हमें ये निकालना है, वी और एल के बीच की दूरी ये निकालनी है। ये निकालने के लिए 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आ गया और 11 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 121 आ गया। 11 का स्क्वायर कितना आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन के आएगा, ये 170 बन के आएगा। और यहाँ पर हमने इसको अगर ए बी माना है तो ए बी स्क्वायर बराबर तो स्क्वायर रूट ऑफ 170 कितना आ गया भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 170। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 170, स्क्वायर रूट ऑफ 170। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देख लीजिए 7 क्या कह रहा है। किसी निश्चित कोड भाषा में तो ये लिखा हुआ है ETERNAL इटर्नल, इसको किसी भाषा में GQGOPXN लिखा जाता है, OPXN लिखा जाता है इसको किसी भाषा में। ठीक है, OPXN लिखा जाता है। तो ई का मतलब है, इनके क्रमांक लिख लो भाई, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो 5, 20, 5, 18, 14, 1, 12 और यहाँ लिखे हैं हम तो ये बन रहा है 7, 17, 7, 15, 16, X 24 और N 14। एक बात तो क्लियर है कि 5 से 7 बन रहा है तो मेरा +2 हो रहा है। ठीक, 20 से कितना बन रहा है, 17 तो -3 हो रहा है। 5 से 7 बन रहा है तो -2 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है +2 -3 देन +2 -3 और देखो अंत में भी देखो 12 से कितना बन रहा है 14, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना हुआ है, +2 हुआ है। और ये है 1 में से 3 घटाओगे तो 24 बन गया है, यानी कि -3 हुआ। तो हमें ये पैटर्न लगाना है +2 -3। अच्छा आई, अगर मैं आई की बात करूँ तो हमें क्या पैटर्न यूज करना है भाई, यहाँ देख लो, हमें पैटर्न यूज करना है +2 देन -3 देन +2 देन -3 +2 -3 +2 -3। ई का मतलब होता है 5 और 5 में से 3 घटाओगे तो बी 2 बचेगा और 2 का मतलब होता है बी। अब बी तो सभी में है लास्ट में, बी तो सभी में है लास्ट में। पहला है आई में से 2 जोड़ दो तो बनेगा के। तो पहला क्या बन जाएगा भाई, पहला बन जाएगा के, पहला के बन गया। फिर एन है 14, 14 में से 3 घटाओ 11, 11 पर भी क्या आएगा, के आ जाएगा। के है तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है, के यहाँ पर नहीं है, बाकी सब में के है। इसके बाद आता है एफ में 2 जोड़ दो तो क्या बनेगा, 6 और 2 8, 8 पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन अभी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एच आने के बाद में आई में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आएगा भाई, एफ आएगा। एफ किस में है, इसमें नहीं है तो इसको हटा दो, ये हट चुके हैं हमारे पास ऑप्शन। ठीक, ये हो गया। एन में 2 जोड़ दो, 14 2 16, 16 पर क्या आएगा, पी आएगा। तो पी इसमें भी है इसमें भी है, अगला डिसाइड कर देगा आंसर क्या होगा। आई हो गया 14 आई, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। कितना आएगा भाई, पी एफ कहाँ पर है, पी एफ कहाँ पर है, पी एफ ये रहा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा फटाफट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। शब्द एंड्योरेंस में वर्गों को नहीं करना भाई, वर्णों के करना। वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं, वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग नहीं है ये वर्ण है। ये क्या है भाई, वर्ण है। वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य शब्द में उतने ही वर्ण हैं, उतने ही वर्ग नहीं, उतने ही वर्ण हैं जितने उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का और इसमें हमको निकालने होते हैं पेयर ऑफ लेटर, यानी कि अक्षर युग्म। अक्षर युग्म क्या होता है भाई, अक्षर युग्म होता है कि दिए गए शब्द में अगर ऐसे 2 अक्षर मौजूद हों जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि उन दोनों के बीच में वर्णमाला के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा एंड्योरेंस, तो क्या लिखा है, एंड्योरेंस। तो इसको लिखिए यहां पर ENDURANC। मैं आपको समझाने की बात करूं तो यहां हम समझ सकते हैं,
यहाँ हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं भाई? जैसे देखिए, मान लीजिए किसी शब्द में मैंने कहा ए और डी जो है ना एक अक्षर युग्म है। क्या है? ए और डी अक्षर युग्म है। ये इसलिए अक्षर युग्म होगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के बीच कितने लेटर आते हैं? 2। कितने लेटर आते हैं? 2 लेटर आते हैं। तो अगर ए और डी के बीच में 2 लेटर हैं तो दिए गए शब्द में, उस शब्द में भी ए और डी के बीच में कितने लेटर आए होंगे? 2 ही लेटर आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जाइए, एंडोरेंस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार लेफ्ट टू राइट जाना है, देन एक बार राइट टू, और जहां चीजें मैच हो जाएं उतनी ही बात आप कर लोगे। जैसे यहां लिखा ई, अब ई से क्या करना है आपको? ई से आगे की जितनी भी आपको वर्णमाला है वो आपको पढ़नी है एज इट इज। पढ़िए इसको, E F G H I J K L M। क्या कहीं पर मैच हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब E किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा है। तो यहाँ E किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा है, इसका मतलब E का कोई पेयर ऑफ लेटर नहीं है। N के बाद देखिए N O P Q R S T U नहीं बना। D E F G H I J नहीं बना। U, एक और बात, जो भी लेटर अपना पेयर ऑफ लेटर बनाएगा वो अपने से बड़े के साथ बनाएगा, छोटे के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ जा रहे हैं। सही है? जो भी बनाएगा, ए बनाएगा तो अपने से, अब यू बनाने जा रहा तो यू अपने से बड़े के साथ बनाएगा ना, लेकिन आगे यू से बड़ा तो कुछ भी नहीं लिखा। आर अपने से बड़े के साथ बनाएगा, आर से बड़ा कुछ भी नहीं लिखा। ए बनाएगा तो देखो ए बी सी, तो इसका मतलब ए और सी ने एक पेयर ऑफ लेटर बना लिया। दैट मीन्स वर्णमाला में ए और सी के बीच में एक लेटर आता है, दैट इज बी, और यहां भी ए और सी के बीच में कितने लेटर हैं? एक लेटर। डजंट मैटर कि वही हो, नंबर ऑफ लेटर सेम होने चाहिए। तो ए और सी इसके लिए एक पेयर ऑफ लेटर का काम करेगा। ए और सी इसके लिए क्या काम करेगा? एक पेयर ऑफ लेटर का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, एन भी नहीं बनाएगा, सी भी नहीं बनाएगा, सी डी ई। अब देखो सी डी ई यानी कि सी और ई के बीच में एक लेटर आता है वर्णमाला में, लेकिन यहां नहीं आ रहा एक भी, दैट मीन सी ई के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय हमें एक पेयर मिल गया है। इधर से शुरू करते हैं। अब ई ने इधर से नहीं बनाया तो क्या ई इधर से बना सकता है? चेक करते हैं। E F G H I J K L M नहीं बनाया। C D E F G H I J नहीं बना। N O P Q R S T नहीं बना। A B C D तो A ने किसके साथ और बना लिया? A ने D के साथ और बना लिया पेयर, बन गया पेयर। ए बी सी डी ई एफ नहीं बना। आर से बड़ा कुछ नहीं, यू से बड़ा कुछ नहीं, डी से बड़ा, डी और ई है नहीं है, एन भी नहीं है। तो कितने पेयर ऑफ लेटर बने भाई? यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लेटर बने। तो इसका क्वेश्चन क्या है? 2। इसका आंसर क्या है भाई? 2 पेयर ऑफ लेटर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको करना है, ये एक सीरीज दी गई, दैट्स कॉल्ड रिपीटेड सीरीज है। आपको बताना है क्या हो रहा है, एक पैटर्न लेके चलना है। तो देखिए यहाँ क्या है, कितने टर्म है इस वाली सीरीज में? आपको टर्म गिनने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12 है। तो 12 को या तो आप 3 में बांट लीजिए या 4 में। तो मैंने 3 में बांटा इसको, और जैसे ही मैंने 3 में बांटा मुझे कुछ नजर आ गया। क्या नजर आया भाई? मैंने देखा कि यहाँ पर बी लिखा है और यहाँ पर भी बी लिखा है, और बी से पहले क्या लिखा है? ए, तो दैट मीन्स ए हो सकता है। तो ए किस ऑप्शन में भाई? सब में है, इसमें नहीं है, इसे हटा दो। ये बना ए बी सी, तो यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है? सी, तो ए बी सी। इट्स ब्लैंक नंबर 1 2 3 4। कितने ब्लैंक हैं टोटल? 1 2 3 4 5 ब्लैंक टोटल हैं, और चौथे वाले पर सी आ रहा है और पहले वाले पर ए आ रहा है। पहले वाले पर ए आ रहा है, चौथे वाले पर आर आ रहा है। पहले वाले पर ए आ रहा है, चौथे वाले पर पी आ रहा है। पहले वाले पे ए आ रहा है, चौथे वाले पे सी आ रहा है। तो सी आंसर हो गया इसका। यहाँ ए बी सी आएगा, इसको आप फिल कर लो। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है भाई? सी जो है इस क्वेश्चन का बढ़िया उत्तर है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये डाइस से है आपके लिए। किससे है? डाइस से है। इमेज क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आइए डाइस को देखिए जरा क्या है। बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं ज्यादातर। ठीक
ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तदनुसार शीर्ष पर 2 है। शीर्ष पर कितना है? 2 की स्थिति में नीचे तल पर कौन सी संख्या होगी? यानी कि अगर शीर्ष पर 2 है तो नीचे पर क्या होगा? ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बताना है 2 के विपरीत कौन सा अंक होने वाला है। 2 के विपरीत कुछ नहीं करना होता है भाई, इन 4 पोजीशन में से ऐसी 2 पोजीशन उठा लीजिए जिसमें एक अंक कॉमन हो। इन 4 में से ऐसे, अगर मैं इसको और इसको देखूं तो क्या कॉमन है भाई? जैसे कि आप लोग नजर आ रहा है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है भाई? यहाँ लिखा हुआ है 6। क्या लिखा है? 6 लिखा है। यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 4। ठीक है, क्लियर है? तो भाई कॉमन क्या है दोनों में? 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6। बस 6 कॉमन है, तो जैसे ही 6 कॉमन मिला आपको इन दोनों से क्लॉकवाइज चल देना है। चलिए 6, 3, 5, 6, 4, 2, बचा कौन सा अंक भाई? 1 बचा है। क्या बचा है? 1 बचा है। यानी कि 5 के अपोजिट क्या मिल गया? 2। 3 के अपोजिट क्या मिल गया? 3 के अपोजिट क्या मिल गया? 3 के अपोजिट क्या मिल गया? 4। और 6 के अपोजिट क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसका मतलब हमसे पूछा था 2, तो 2 के अपोजिट क्या मिल गया भाई? हमें 5 मिल गया। 2 के अपोजिट हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया है। तो 2 के अपोजिट क्या है भाई? 5 है। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? 5। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए श्लोक का है, न्याय और निगमन से क्वेश्चन है। किससे है? न्याय और निगमन से। आप लोग आंसर करिए जरा फटाफट। 1 सेकंड का क्वेश्चन टाइम लीजिए आप, 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को क्या है, करने की कोशिश करते हैं। ये पहला जो कथन है हमारे पास, वो कथन कह रहा है हमारे लिए कि कुछ मैजिक जो हैं वो ट्रेजिक हैं, कुछ ट्रेजिक क्रेजी हैं, कुछ क्रेजी कोजी हैं। सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो ये कह रहा है कोई कोजी ट्रेजिक नहीं है। वैसे अगर मैं कोजी और ट्रेजिक को देखूं तो दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव मिलकर क्या नेगेटिव बना सकते? नहीं बना सकते, गलत हो गया। दोनों पॉजिटिव मिलकर कभी भी नेगेटिव का निर्माण नहीं कर सकते, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं दे सकते, इसलिए पहला गलत हो गया। अगला जो है ना वो ये है भाई निश्चित निष्कर्ष, ये तो है डेफिनेट कंक्लूजन डीसी, और ये है आपका पॉसिबिलिटी वाला। आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इसमें पूछ रहा था नहीं है, तो मैंने देखा नहीं है तो बात गलत है। ये है, हो सकते हैं नहीं है, तो ये गलत हो गया। कुछ ट्रेजिक के मैजिक ना होने की संभावना है, ट्रेजिक के मैजिक ना होने की संभावना है, ना होने की संभावना है, तो ये बात करते हैं हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए ट्रेजिक और मैजिक में संभावना चेक करते हैं। ट्रेजिक और मैजिक, ये रहा ट्रेजिक और ये रहा मैजिक। ट्रेजिक और मैजिक, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है कुछ मैजिक ट्रेजिक है, तो हमें पता चलेगा कि कुछ ट्रेजिक मैजिक भी है। हमें यहाँ से पता लगता है कि कुछ ट्रेजिक मैजिक है, ये मुझे पता लगता है। कोई ट्रेजिक मैजिक है। अगर कुछ ट्रेजिक मैजिक हैं, ये आपको पता लग चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ट्रेजिक मैजिक होने की संभावना है। बचे अगर कुछ हो गए तो कुछ रह गए। अब कुछ रह गए तो भाई कुछ वो हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। तो नहीं हो सकते की बात क्या करेंगे? कुछ ट्रेजिक के मैजिक ना होने की संभावना है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसका आंसर होगा केवल सेकेंड, केवल सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या क्या है? मुर्गियों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि आपके पास जो गायें हैं वो कितनी है? X है,
और मुर्गी कितनी है भाई, आप मान लीजिए मुर्गी आपके पास y है, ठीक है। तो यानी कि अगर यदि उनके बोल रहे आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय, यदि उनके सिरों की संख्या, तो भाई गाय के पास भी एक सिर होता है, मुर्गी के पास भी एक सिर होता है, तो x और y को अगर जोड़ दें, अगर हम x को y के साथ जोड़ दें, दोनों के सिरे को जोड़ दें, तो दोनों के सिर मिला के कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। अब इनमें से कुछ गाय के होंगे और कुछ मुर्गी के होंगे, हमें नहीं पता कितने मुर्गी के और कितने गाय के हैं, ये तो हमें पता करना है। लेकिन दोनों के सिरों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है आंसर, 48 आ रहा है दोनों के सिरों को जोड़ के। आइए अगली बात पर चलते हैं। तथा उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 के बराबर। आप जानते हैं कि गाय के कितने पैर होते हैं भाई, 4, तो 4x हो गए, प्लस मुर्गी के कितने होते हैं, 2, तो एक मुर्गी के 2 पैर हो गए तो 2y हो गए, और इन दोनों को जोड़कर मिल रहा है 140। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मिल जाएगा, इसे 2 से काट दो, 2x प्लस y बराबर 70 मिल गया। ये रही इक्वेशन नंबर 2, ये रही इक्वेशन नंबर 1, दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ x प्लस वाई बराबर 48, और इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये y से y कट जाएगा, ये मिलेगा x बराबर 22, x बराबर 22। अगर x की वैल्यू यहाँ रखी जाए और y निकाला जाए तो y बराबर कितना आएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। तो y हमने क्या माना था, मुर्गी, और x क्या माना था, गाय। तो हमारे पास जो गाय आए हैं, गाय तो आई हैं x, और मुर्गी कितनी आई है, मुर्गी आई है 26, मुर्गी कितनी आई है 26। तो देख लो, कह रहा है मुर्गियों की संख्या कितनी है, 26 है भाई। मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या 26 है, कितनी है, 26 है। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये रहा आपके सामने। बहुत फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। 13 का आंसर दीजिए आप। के n और x का भाई है। के कौन है भाई, के कौन है, के कौन है, के जो है ना वो n और x का भाई है। तो के जो है भाई है किसका, n का और x का, n का और x का भाई है। लेकिन इन दोनों को पता नहीं, ये के ही तो भाई है, इन दोनों को पता नहीं कि के की बहनें हैं या भाई हैं। आगे बढ़ते हैं। y n की माता है। y कौन है भाई, n की माता, तो ऊपर ले जाइए, इनको ऊपर रखिए, माता हो गई। और z के का पिता है। के का पिता कौन है, z, यानी कि इसकी हस्बैंड हो गए z। सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन लीजिए, के जेड का पुत्र है, के जेड का पुत्र है, बिल्कुल सही कथन है ये। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, बिल्कुल सही है भी। एन सदैव एक्स का भाई है, एन सदैव एक्स का भाई है, ये बात सही नहीं है। जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता, ये भी सही है। हमसे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाई एन जो है ना वो सदैव एक्स का भाई है, ये बात कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि दोनों का जेंडर डिफाइन हो ही नहीं रहा, दोनों का जेंडर डिफाइन हो ही नहीं रहा। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। सीरीज है आपके सामने, सीरीज आपके सामने 80, 10, 70, 15, 60। कुछ नहीं है भाई, ऑल्टरनेट सीरीज है। देखो 80 से 70, 70 से 60, 10 से 15, 15 से 20, 5 का अंतर यहाँ है, 5 यहाँ जुड़ा, 5 यहाँ जुड़ा, और यहाँ 10 माइनस हुआ, 10 माइनस हुआ, तो आंसर कितना हो गया, 20। आंसर कितना हो गया भाई, इस क्वेश्चन का 20 आंसर हो चुका है। कितना आंसर हो चुका है, 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई 4, 6, 12, 14, 28 और 30, तो अगला टर्म क्या होने वाला है, अगला टर्म क्या होने वाला है, बताइए जरा क्या होने वाला है अगला टर्म। 4, 6, 12, 14 हो गया। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी एक अल्टरनेट टाइप की सीरीज है। अल्टरनेट का मतलब सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगी। कैसे बनेगी, 6 से 12, 12 से 28, 6 से 24, 24 से 30। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये क्या बन रहा है, 4 तिया 4 दूनी 8 प्लस 4 12, और ये बन रहा है 12, तो 12 दूनी 24 प्लस 4 28।
इस सीरीज के अंदर हमने 2 से गुणा करिए 4 जोड़ा है, 4 दूनी 8 प्लस 4 12, 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 से अगला टर्म बताना है तो भाई 28 की गुणा 2 से करो, 28 दूनी 56 प्लस 4 करोगे तो 60 आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा उत्तर। और ये सीरीज भी कंफर्म करना चाहते तो ये बन रही है ऐसे, कैसे कि 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 दूनी 28 प्लस 2 30, 30 दूनी 60 प्लस 2 62। यानी कि अगले जो टर्म आने वाले हैं यहाँ 60 और 62 आने वाले हैं, लेकिन हमसे अगला ही पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे यूपी SSC पैट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए 15 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं दोबारा अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।